दोस्तों आज 18 से 19 राजनीतिक दल गठबंधन बनाने की सोच में है। इसी को लेकर उनके बीच कई सारी बातचीत भी चल रही है। दोस्तों क्या है, सभी लोग मिलकर एक आम सहमति बना पाएंगे जैसे 1977 के भारत नवनिर्माण में हुआ था? क्या फिर से युवाओं को जोड़ा जाएगा जैसे 1977 में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन को जोड़ा गया था? क्या यह आंदोलन भी पूरे भारत में क्रांति लाएगा या फिर कोई अलग रास्ता अपनाया जाएगा जिससे भाजपा के विजय रथ को रोका जाए? तो आइए इस बात को थोड़ा गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों भारत की राजनीति में स्वतंत्रता के बाद 1977 तक एक ऐसा दौर चला जिसमें बगैर कांग्रेस सरकार नहीं बन पाई, लेकिन कांग्रेस की पंतप्रधान इंदिरा जी ने कई सारे फैसले ऐसे लिए जिसको कानूनी तौर पर हर बात पे टोका जाता था। तो होता है कि कानून को ही बदल दिया जाता था। भारत की संसदीय लोकशाही में कानून बनाने का काम संसद करती है और उसका अमल करना अदालत का काम है। इस बात को इंदिरा जी बहुत अच्छे तरीके से समझती थी। दोस्तों इस परिवर्तन को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाते हैं। 1971 में बांग्लादेश को मुक्त कराने वाली इंदिरा गांधी का करिश्मा अंतरराष्ट्रीय राजनीति में बढ़ा था। साथ ही 1972 में हुए विधानसभा चुनाव में 13 के 13 राज्यों में इंदिरा जी ने सरकार बनाई। बाकी राज्यों में कांग्रेस की सरकार पहले से ही थी, अब सभी जगह पर बहुमत बना। इसके बाद इंदिरा जी को अब रोक पाना बड़ा मुश्किल बनता जा रहा था। इन दौरान गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया जिसमें कहा गया संविधान संशोधक संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। तब इंदिरा जी ने इसके ऊपर एक 24वां संशोधन करते हुए आर्टिकल 13 में चौथा क्लॉज जोड़ा और 368 में तीसरा क्लॉज जोड़कर दोनों में संविधान संशोधन पर कोई सीमा नहीं होगी और इसके साथ गोलकनाथ फैसले को खारिज कर दिया। दोस्तों 25वें संशोधन के तहत आर्टिकल 31(2) में कंपेंसेशन शब्द को हटाकर भूमि अधिग्रहण मामले में अमाउंट शब्द लिखा। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार जब भी किसी के जमीन पर कब्जा करेगी तो इसमें उसकी भूमि का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, बल्कि सरकार जितनी रकम देना चाहती है उतनी ही देगी। ऐसा ही कुछ सिलसिला आगे भी चलता रहा जिस पर कभी फुर्सत में बोलूंगा। लेकिन इसी दौरान 1973 में ऑयल का क्राइसिस भी बना। महंगाई और बेरोजगारी हर चौखट पे खड़ी थी। कई जगह पर आंदोलन किए जा रहे थे। ऐसा ही एक आंदोलन 1974 में अपने फीस को बढ़ने के चलते गुजरात में स्टूडेंट्स ने शुरू किया और उसमें राजनीतिक दल भी शामिल थे। इसी को लेकर आंदोलन में नवनिर्माण की एक आवाज दी गई। सरकार ने आंदोलनकारियों की आवाज दबाने की पूरी कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुए। इसके चलते गुजरात के मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और गुजरात सरकार गिर गई। पूरे देश में सभी आंदोलनकर्ताओं का साहस बढ़ गया। मार्च 1974 में गांधीयन समाजवादी नेता जयप्रकाश जी बिहार छात्र संघर्ष समिति को अपना समर्थन देते हुए फिर से नवनिर्माण का नारा उन्होंने दिया, लेकिन पुलिस ने 18 मार्च 1974 को गोलियां चलाई और इसके चलते 8 लोगों की मौत हो गई। दोस्तों सत्येंद्र सिन्हा, श्याम मिश्रा, BR चंदावर जैसे कई लोगों ने मिलकर जयप्रकाश जी के साथ जुड़कर एक योजना बनाई और उन्होंने गांधी मैदान पाटना में सभा का ऐलान कर दिया। भारत भर के करीब करीब सभी विपक्ष दल एक साथ एक मंच पर आए और नवनिर्माण का नारा दिया। इस सभा में जयप्रकाश जी ने कहा, गुजरात विधानसभा का बर्खास्त होना एक माइलस्टोन है, लेकिन हमें चाहिए संपूर्ण क्रांति। इस सभा को लेकर सरकार की परेशानियां और बढ़ गई। दोस्तों बंगाल के मुख्यमंत्री और इंदिरा जी के दोस्त सिद्धार्थ शंकर रे, इनसे इंदिरा जी ने इस असंतोष के मामले पर सलाह ली। वो एक जाने माने वकील भी थे, तो उन्होंने इमरजेंसी का सुझाव दिया। परिस्थितियां दिन ब दिन कुछ कठिन बनती जा रही थी और भारत भर आंदोलन का कंट्रोल करना अब मुश्किल सी बात बन गई थी और इसके चलते इंदिरा जी ने 25 जून 1975 को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद जी को आपातकाल की घोषणा करने के लिए कहा और बिना कुछ ज्यादा सोचे आपातकाल की घोषणा हुई। कई आंदोलनकर्ताओं को जेल में डाला गया लेकिन आवाज नहीं रुकी, इससे उल्टा ये बढ़ती गई। VM तारकुंडे जैसे कई लोगों ने NGO का गठन किया। युवाओं की आवाज नवनिर्माण को लेकर देश भर पहुंच गई। जनसंघ के साथ अखिल भारतीय छात्र समिति आंदोलन से जुड़ गई। समाजवादी पक्ष के साथ समाजवादी युवा जन सभा भी आंदोलन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने भी आंदोलन को घर घर तक पहुंचाया। सभी लोगों को अब ये लगने लगा था कि कांग्रेस हमारे अधिकारों को छीनने का काम कर रही है। 1977 में चुनाव हुए, उसमें जनसंघ को बहुमत मिला और पहली बार बगैर कांग्रेस की सरकार इस भारत में बन गई। दोस्तों 1977 में कांग्रेस की तानाशाही के खिलाफ जनता खड़ी हुई, लेकिन कई सारी पार्टियों के चलते सरकार 5 साल तक नहीं चली और इसी वजह से फिर से कांग्रेस की सरकार बनी। इसके बाद तो कई सरकारें बनती गई और बिगड़ती गई, लेकिन 1977 के बाद भारत के राजनीतिक इतिहास में बड़ा परिवर्तन 2014 में हुआ।
आइए जानते हैं 1977 और 2014 के परिवर्तन में क्या समानता थी। दोस्तों 1977 में नवनिर्माण की आवाज दी गई तो 2014 में भ्रष्टाचार मुक्त भारत का नारा दिया गया। 1977 में जयप्रकाश जी के आंदोलन ने सत्ता की नींव रखी तो 2014 में अन्ना आंदोलन से एक काम कर दिया। 1977 में ऑल इंडिया फेडरेशन जैसे युवा संगठन मैदान में उतर गए थे तो 2014 में अखिल भारतीय छात्र परिषद ने एक काम कर दिया। ऐसी कई सारी समानताएं थी जिसके चलते 2014 में मोदी की सरकार बनी। दोस्तों 2019 में सरकार को गिराने का एक प्रयास हुआ था तो चलो उनको भी 1977 और 2014 को जोड़कर देखते हैं। 2019 में नारा दिया गया चौकीदार चोर है, जो एक व्यक्ति आलोचना करने वाला था जिसको व्यक्ति की सराहना करने वाला जवाब भी मिला, मैं भी चौकीदार। इसमें 1977 या 2014 जैसी भारत नवनिर्माण या भ्रष्टाचार मुक्त भारत की व्यापक परिभाषा बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए 2019 का नारा नहीं चला। 1977 में हुई गांधी मैदान पाटना जैसी सभा 2019 में ब्रिगेड ग्राउंड कलकत्ता में भी हुई, लेकिन सभी विपक्ष का प्रोग्राम अलग अलग था। दिल्ली में आपके सामने कांग्रेस खड़ी थी, बंगाल में कांग्रेस के सामने तृणमूल खड़ी थी, तो लोगों के मन में बड़ा संदेह निर्माण हुआ। इनके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर कोई प्रोग्राम नहीं हुआ और नतीजा ये निकला, सत्ता परिवर्तन तो दूर, ठीक से विपक्ष नेता भी नहीं बन पाए। दोस्तों 2024 में अगर कांग्रेस के साथ महागठबंधन बदलाव लाना चाहती है तो उसके लिए एक घोषणा देनी होगी जो सर्वसामान्य के हित में और पूरे राष्ट्र के लिए हो, ना कि कोई एक पूंजीपति के खिलाफ हो। आमतौर पर साथ चलने का एक एजेंडा बने, ना कि हर एक पार्टी का एक अलग एजेंडा हो। देश को जलाने वाली महंगाई और बेरोजगारी को सबसे आगे रखना पड़ेगा, ना कि पनामा पैराडाइज, हिंडेनबर्ग जैसे मुद्दों को। सभी दल को अपने क्षेत्र में भी साथ लड़ना होगा ताकि 5 साल तक सरकार चलाने का भरोसा मिले। और सबसे अहम बात है, अगर 1977 का कार्ड फिर से खोलना है तो सभी दलों के लिए युवा शक्ति को आगे रखना पड़ेगा। दोस्तों 22 से 25 साल का छात्र बेरोजगारी की भाषा बोलेगा तब जाके बदलाव होगा। अगर 1974 में गुजरात सरकार के विरुद्ध बेरोजगारी और शिक्षा राशि बढ़ाने के खिलाफ वरिष्ठ नेता लड़ते तो शायद ही चिमन भाई घर जाते। आज की परिप्रेक्ष्य में पार्टियां साथ तो खड़ी दिखती है लेकिन साथ है नहीं। दोस्तों मनीष सिसोदिया को जब अरेस्ट हुआ तो उनका बचाव करे या विरोध करे ये वक्त पर नहीं तय हुआ, और जब हुआ तो बहुत समय निकल चुका था। राहुल गांधी जब सावरकर के बारे में बोलते हैं तो महाराष्ट्र में उनके आघाड़ी के साथी उनसे सहमत नहीं हो पाते। वही सब चीजें अडानी के बारे में भी दिखाई देती है। सत्ता का खेल बनेगा या नहीं ये तो वक्त की बात है, लेकिन आज की तारीख में लोकशाही को मजबूत रखने के लिए जरूरी है विपक्ष का एक होना। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जल्द ही मिलेंगे अगले हॉट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।